आईएएस एग्जाम में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऐसे राइटिंग पर बातें करेंगे। अभी एक पर्टिकुलर ऐसे को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से हम ऐसे राइटिंग पर बातें कर रहे हैं। शुरुआत हमने की थी, वो सारे प्रोसेस को समझा था, उस फाइनल स्टेज तक पहुँचे थे कि किस तरीके से आपको ऐसे राइटिंग करना चाहिए, जिससे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत स्कोरिंग पेपर है और इसमें बाकी पेपर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं और उसका एक हाईएस्ट कैटेगरी भी मैंने आपको बताया था, तो वहाँ तक पहुँचा जा सके। और फिर मैंने आपको फाइनल स्ट्रक्चर भी दिया था कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। और फिर हमने बातें की थी कि पिछले कुछ साल में जो यूपीएससी ने ऐसे में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, उनको लेकर हम सीखने की कोशिश करेंगे कि उस बेस्ट पॉसिबल ऐसे को कैसे सीखा जाए ताकि उस हाईएस्ट मार्क को टच किया जा सके, जो कि 180 आउट ऑफ 250 है। यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं ऐसे में, अगर आपने उस स्किल को सीख लिया तो। शुरुआत की मैंने बात की थी कि पिछले कुछ साल में जो पूछे गए हैं, वहाँ से लेकर पीछे से हम लोग आगे की तरफ आएँगे, ताकि यूपीएससी का जो माइंड है, वो हम समझ सकें कि ऐसे में किस तरीके से टर्न हो रहा है। फिलॉसॉफिकल एसेज़ काफ़ी आने लगे हैं। और फिर हमने एक ऐसे को पकड़कर बातें करना भी शुरू किया था। उसका रफ़ वर्क हम ख़त्म कर चुके हैं पिछले ऐसे के क्लास में। हम अपना रफ़ तैयार कर चुके थे, आपको याद होगा। बिना रफ़ लिखे, बिना रफ़ को सही से तैयार किए, आप सही से ऐसे नहीं लिख सकते, जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से लिखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आपको स्टेज बाय स्टेज एक क्रोनोलॉजी में, एक फ़्लो में ऐसे लिखने की ज़रूरत होती है। अगर आप रफ़ नहीं करेंगे, तो आपको आपसे चीज़ें मिस हो सकती हैं या ऊपर-नीचे हो सकती हैं। स्टेज में गड़बड़ आ सकती है और फिर अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएँगे। ऐसे है ये ऐसा कि जब एग्ज़ामिनर उसको पढ़े, तो उसको लगे कि वो कोई फ़िल्म देख रहा है, वो कोई अच्छी-सी स्टोरी पढ़ रहा है, उसको एक फ़्लो मिलना चाहिए। तो रफ़ वर्क हम खत्म खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब आज से हम लोग फाइनली ऐसे लिखना शुरू करेंगे, वही जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। अब उस ऐसे को लिखने की हम शुरुआत करेंगे। एक-एक पार्ट करके हम उसको लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे। आज हम लोग उसके स्टार्टिंग पार्ट पर, बिगिनिंग पर बातें करेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस ऐसे को उस स्ट्रक्चर में आप कैसे ढाल सकते हैं, जो ऐसे राइटिंग के लिए, यूपीएससी के लिए बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो हमारा टारगेट है। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको पिछला क्लास याद हो, कि शुरुआत ऐसे की आपको किसी ऐसे कोट से करनी चाहिए या फिर कोई एक ऐसा रेफ़रेंस या शॉर्ट स्टोरी से आप कर सकते हैं, जो कि आपके ऐसे को रिफ्लेक्ट करता हो। जो ऐसे का आपको टॉपिक दिया गया हो, उसमें वो चीज़ छुपी हुई नज़र आए, कि वो उससे कोरिलेटेड हो। कभी भी अपने टॉपिक से आपको मिस नहीं होना है। जो पूछा गया है उसी के बारे में बताना है। जब हम लोग लिखते हैं तो फ्लो में कभी-कभी इधर-उधर हो जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हम उसके छोटे-छोटे पार्ट्स को ध्यान में रख के और उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको जो ऐसे लिखनी है उसके पार्ट्स पर नहीं, ओवरऑल जो उसका कोर है, जो टॉपिक है, उसका ओवरऑल जो मीनिंग है, उस पर लिखना है, उसी डिज़ाइन से लिखना है। एक बार फिर से टॉपिक को थोड़ा-सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। कि किसी भी नेशन का जो डेस्टिनी है, गंतव्य है, या यूँ कहिए कि अंतिम जो मंज़िल है, जहाँ तक एक नेशन पहुँच सकता है, वो शेप कहाँ होता है? क्लासरूम में। अब डेस्टिनी आप किसे कहेंगे?
डेस्टिनी ये नहीं कि एक देश बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले, बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाए, ये कोई डेस्टिनी नहीं होता। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना कैसा डेस्टिनी चाहेंगे, अंत अपना कैसा चाहेंगे कि आप कहाँ तक कैसे तो क्या होता है चीज़ों में कि जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ें हमारे पास हैं और हम सबसे बड़ी जो बात, हम हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सुकून से रहें, ये चीज़ें आप अपने डायमेंशंस में बनाएँगे कि आपके आस-पास एक हैप्पी लाइफ़ होनी चाहिए आपकी। सेंटर पॉइंट वो होता है। तो अगर डेस्टिनी ऑफ अ नेशन की बात करें, तो इस तरीके से नेशन का ग्रोथ हो कि एक हैप्पी नेशन का डेवलपमेंट किया जा सके। तो वही कह रहा है कि वो जो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन है, वो क्लासरूम में ही शेप ले सकता है। इसे आपको अपने कंटेंट से प्रूव करना है। आइए फ्रेंड्स बिगिनिंग करते हैं आज। देखते हैं कि बिगिनिंग कैसे किया जाए। इसकी पूरी सीरीज़ करने के बाद जब ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको करना ये चाहिए कि जो हमने इस पूरी सीरीज़ पर बातें की है इसको लेकर उसे एक जगह आप कलेक्ट करें। बेहतर होगा आप उसे एक पेज में लिख लें, कुछ पेजेज़ लगेंगे आपको उसमें लिख लें और फिर एक साथ कलेक्ट करके आप या तो पूरी सीरीज़ को देखें या आप पूरी तरीके से अपने लेवल पे पढ़ें। तब आप समझ पाएँगे कि शुरू से अंत तक चीज़ें क्या हैं। वो इसलिए फ्रेंड्स कि अब यहाँ मेरे बात करने की थोड़ी-सी लिमिट है, टाइम लिमिट होती है। अगर उतने बड़ी चीज़ को मैं करूँगा, मेरी आदत है कि मैं चीज़ों के साथ बहुत गहरे उतरता हूँ, डेप्थ में च जाता हूँ समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी। अगर इस पूरे सीरीज़ पर मैं एक बार बात करूँगा, तो हमें लगता है 1 दिन से भी अधिक लगने वाला है। इसीलिए हम छोटे-छोटे पार्ट्स में बात कर रहे हैं, ताकि हम बोर भी ना हों और चीज़ें बेहतर से बेहतर तरीके से हमारे अंदर समा सकें। तो आइए फ्रेंड्स बिगिनिंग की शुरुआत करते हैं। एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोग बातें करते हैं क्लासेस तो ये सारे मैं प्लेलिस्ट में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैराथन ऐसे, मैराथन इकोनॉमिक्स जो भी चीज़ें हैं, ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मैंने जो पहले क्लासेस लिए हैं आप उन्हें जाकर देखें, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता और ऐसा कोई मेरा पर्पस नहीं है कि मैं अपने वीडियोज़ देखने के लिए आपको मजबूर करूँ। अगर आपका अंदर से मन नहीं करता है तो आप बिल्कुल मुझे किनारे कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल सुनना आपकी कोई कोई आपकी मजबूरी नहीं है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं ज़बरदस्ती अपने वीडियोज़ देखने के लिए किसी को मजबूर करूँ। हाँ, लेकिन आपके लिए जो सही चीज़ है फ्रेंड्स, वो बताना मेरा धर्म होता है, बस मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। जब तक आप इस पूरे सीरीज़ को एक साथ अंत में जाकर नहीं देखेंगे, अपने से नहीं करेंगे, तब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएँगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत है। तो बेहतर होगा जब ये हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे जब एक जगह आप उसे नोट कर लें अपनी जगह पर और फिर उसे देखने की कोशिश करें, तब आप ओवरऑल समझ पाएँगे कि एक ऐसे कैसे लिखा जा सकता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के मेंस में कि आप उस टारगेट तक पहुँच सकें जिसकी हम बात कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स अब बिगिन करते हैं। मैंने ये कोट चुना है। मैं कोट से शुरुआत कर रहा हूँ इसकी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम while suggesting the path for a country to be corruption free and to become a nation of beautiful minds, marked teacher as a key societal member who can make a difference. कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब एक रास्ता बता रहे थे एक कंट्री के बारे में कि एक कंट्री कैसे करप्शन फ्री हो सकता है और साथ ही साथ एक ऐसा नेशन बन सकता है जिसके पास ब्यूटीफुल माइंड्स हैं, अच्छे अच्छे दिमाग के लोग। उसमें उन्होंने बताया था कि जो टीचर होता है वो एक ऐसा सोसाइटल मेंबर है, एक ऐसा की सोसाइटल मेंबर है जो कि ऐसा बदलाव ला सकता है,
हु कैन मेक अ डिफरेंस। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कोट है, वो इस ऐसे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस ऐसे को दर्शा रहा है? क्या इसमें वो चीज़ दिखाई दे रही है आपको? ऐसे में क्या बात की जा रही है कि एक नेशन का डेस्टिनी जो है क्लासरूम में शेप होता है, क्लासरूम में बनता है। और आप देखिए कलाम जी क्या कह रहे हैं कि कलाम जी जब एक नेशन को क्या बोल रहे थे, करप्शन फ्री, कि वो करप्शन से मुक्त हो जाए और एक ऐसा नेशन बने जिसमें ब्यूटीफुल माइंड्स हों। तो क्या एक नेशन के डेस्टिनी में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी कि उस वहाँ करप्शन ना हो, वहाँ के लोगों का दिमाग जो है वो बहुत अच्छा हो, खुला हो? क्या ये चीज़ें डेस्टिनी में नहीं होंगी? आप ऐसे लोग को पसंद करेंगे कि नहीं? या ऐसे लोग एक नेशन के लिए एक बेहतर डेस्टिनी बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं ना? तो एक वो तो उनके बारे में जब वो बता रहे थे, तब बता रहे थे कि टीचर इसमें मदद कर सकता है। तो आप बताइए, क्या ये इससे कनेक्टेड नहीं हुआ? एक तरफ वो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन की बात कर रहा है और क्लासरूम्स का मतलब क्या? कि क्लासरूम्स में बच्चे सीखते हैं, सही चीज़ें सीखते हैं जिससे वो नेशन का डेस्टिनी शेप कर सकते हैं। तो क्लासरूम में सिखाता कौन है उनको? टीचर ही सिखाता है। तो क्या ये कोट आपको लग रहा है कि इस ऐसे को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऐसे ही चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी जो कि पूरी की पूरी तरीके से आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। अब ये तो हमने शुरुआत के लिए एक कोट किया। अब ज़रा इसका बिगिनिंग पार्ट देखते हैं कि आप शुरुआत अब कैसे कर सकते हैं। इट इज़ सेड दैट पेरेंट्स गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि माता-पिता जो हैं बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन हाउएवर the tools to lead that life, to evolve its true potential and establish its true worth is provided by the teachers. लेकिन पेरेंट्स ने तो जन्म दे दिया, लेकिन जो जन्म दिया है, जो लाइफ दी है, उस लाइफ को कैसे जिया जाए, कैसे लीड किया जाए उसे, कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसे अपनी संपूर्ण क्षमता तक पहुँचाया जाए और उसे उसका सही महत्व दिया जा सके, वो कौन बताता है? कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करते हैं टीचर्स। The blessings of whom in the form of knowledge and values can be taken formally and efficiently in a classroom. टीचर प्रोवाइड करते हैं और टीचर की ब्लेसिंग्स हमें कहाँ मिलती है? नॉलेज और वैल्यूज के फॉर्म में क्लासरूम में मिलती है। कनेक्ट हो रहा है आपके टॉपिक से? क्लासरूम्स कैन हेल्प मेक मैन द ह्यूमंस। क्लासरूम मदद कर सकती है किसमें? एक आदमी को इंसान बनाने में। Who happens to be the greatest asset and resource to shape the destiny of a nation on various terms and in a comprehensive way, जो कि आगे जाके एक बहुत बड़ी संपत्ति बन सकता है, साबित हो सकता है और ऐसा साधन साबित हो सकता है जो कि एक नेशन के डेस्टिनी को शेप करने में मदद करेगा, अलग-अलग तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, संपूर्ण तरीके से भी। ये आप एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये चीज़ें बिल्कुल आपके टॉपिक से कनेक्ट हो रही होंगी। अगर उससे कनेक्ट नहीं हो रही है चीज़ें, लिखते वक़्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप लिखने जा रहे हैं, वो टॉपिक से कनेक्ट हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो वैसी चीज़ों को आप ना लिखें। तो पहले आपने रिफ्लेक्ट किया एक किसी ख़ास इंसान की बातों से या कोई ख़ास स्टोरी से, उस ऐसे को रिफ्लेक्ट किया और अब आप बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जैसे कहते नहीं है कि अब देखिए फ़िल्म जब आती है, तो शुरुआत में देखिए हो सकता है कोई कहानी बताई जाए, हल्का-सा शॉर्ट में उसका समरी होता है या फिर अगर आपको कहीं जाना है, कोई काम करना है,
तो आप पहले बैकग्राउंड तैयार करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ये एक तरह से आप देखेंगे कि जो हमें आगे जाके करना है, उसका एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है यहाँ पे। किस तरह से एक बच्चा जो है, अब डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स की बात करी की जा रही है। तो एक नेशन का डेस्टिनी शेप करेगा कौन? हम आप करेंगे, ह्यूमंस। हम ही तो एक नेशन का डेस्टिनी बनाएँगे। क्लासरूम में कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को टीचर सिखाते हैं और वो बच्चे आगे जल चल के ऐसा बनते हैं कि वो एक नेशन का डेस्टिनी शेप कर सकते हैं। यही उसका मतलब है। उस एसे में यही कहा जा रहा है, तो आप ये कैसे साबित करेंगे? तो हम उसी के रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं कि पेरेंट्स ने तो बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन उस बच्चे को जो जन्म मिला है, वो जो जीवन मिला है, वो जो लाइफ़ मिली है, उस लाइफ़ को वो सही तरीके से कैसे जिएगा, किस तरीके से अपने पोटेंशियल तक पहुँचेगा, वो एक टीचर ही करवा सकता है। और वो टीचर ये काम कहाँ करवाएगा? क्लासरूम में करवाएगा। वहाँ पे वो उसको एक नॉर्मल जो आदमी से उसको इंसान बनाएगा, इंसान बनने का गुण देगा, जो कि आगे जाके एक देश की संपत्ति बनेगी, उसका एक ऐसा संसाधन बनेगा जो उसके डेस्टिनी को अलग-अलग तरीके से शेप कर सकता है, उसको उसके गंतव्य तक पहुँचा सकता है, डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकता है। तो इस तरीके से हमने बिगिनिंग की फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगले स्टेज पर चलेंगे, जैसा हमने रफ में डिसाइड किया है जो हमारा स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।